पर्पल डेथ, द ग्रेट फ्लू ऑफ 1918। ये 2003 की हेडलाइंस नहीं है, बल्कि 85 साल पहले की है। 1918 में जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 1 के आखिरी हमलों में उलझी हुई थी, एक और कहीं ज्यादा घातक दुश्मन चुपचाप फैल रहा था, स्पेनिश इन्फ्लुएंजा। जब लाखों अमेरिकन सैनिक यूरोप जाने के लिए जहाजों पर सवार हो रहे थे, एक अनदेखा कातिल पहले से ही अपनी चाल चल चुका था। एक ऐसा कातिल जो दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। उधर अमेरिका में बच्चे अनजाने में रस्सी कूदते हुए एक भयानक चेतावनी दोहरा रहे थे अपनी राइम्स में। आई हैड अ लिटिल बर्ड एंड इट्स नेम वाज एंजा। आई ओपनड द विंडो एंड इन्फ्लुएंजा। वो लिटिल बर्ड कोई और नहीं बल्कि इन्फ्लुएंजा था, स्पेनिश फ्लू। एक ऐसी महामारी जो सिर्फ 4 महीनों में पूरी दुनिया में फैल गई और आखिर में दुनिया भर में 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली, और अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में 6,75,000 लोगों की। स्पेनिश फ्लू ने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोरियन वॉर और वियतनाम वॉर को मिलाकर जितनी जाने गईं, उससे भी ज्यादा अमेरिकन जाने ली थीं। सीजनल फ्लू के कॉन्ट्रेरमेंट स्पेनिश फ्लू में एक डरावना ट्विस्ट था। एक टिपिकल इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन जैसे शुरू होने के बाद ठंड लगना, गले में खराश और बुखार के साथ ये इतनी तेजी और भयानक तरीके से लंग्स पर हमला करता था कि अक्सर कुछ ही घंटों में कंप्लीट रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता था। ऑटोप्सीज में पता चला कि लंग्स एकदम खून जैसे लाल हो जाते थे और फ्लूइड में डूबे होते थे। मरीजों में साइनोसिस के लक्षण दिखते थे। ऑक्सीजन की कमी से उनकी स्किन नीली काली पड़ जाती थी। कहा जाता है कि मरीजों को ट्रायाज करते समय नर्सेज सबसे पहले उनके पैर चेक करती थीं। अगर पैर काले पड़ गए हों तो इसका मतलब था कि मौत करीब है। इस फ्लू को जो बात सबसे ज्यादा शॉकिंग बनाती थी वो थे इसके शिकार। लेकिन स्पेनिश फ्लू ने इस पैटर्न को एकदम उल्टा कर दिया। ये जवान हेल्थी एडल्ट्स को अपना निशाना बनाता था जो अपनी प्राइम में थे, खासकर 20 से 40 साल के बीच के लोग। प्रेग्नेंट औरतें तो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल थीं और कई बच्चे अनाथ हो गए क्योंकि उनके पेरेंट्स की अचानक मौत हो गई। पता है, इसका नाम स्पेनिश फ्लू था, पर यह स्पेन में शुरू नहीं हुआ था। रिसर्चर्स का अब मानना है कि यह शायद यूनाइटेड स्टेट्स में शुरू हुआ, फोर्ट रायली, कैंसस में। 11 मार्च 1918 को पहला नोन केस वहीं रिपोर्ट हुआ था। मिलिट्री कैंप्स में जो भीड़ भाड़ थी और सैनिटेशन भी इतना अच्छा नहीं था, उससे वायरस को फैलने के लिए एकदम परफेक्ट कंडीशंस मिल गईं। एक हफ्ते के अंदर ही फोर्ट रायली में 500 से ज्यादा सोल्जर्स सीवियर फ्लू सिम्पटम्स के साथ हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। और ऐसे ही आउटब्रेक्स जल्द ही देश भर के दूसरे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में भी होने लगे, जैसे वर्जीनिया, कैलिफोर्निया, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया और फ्लोरिडा में। क्योंकि शुरू के आउटब्रेक्स ज्यादातर मिलिट्री को अफेक्ट कर रहे थे और ऊपर से वॉर टाइम सेंसरशिप था, तो वायरस पर पब्लिक का ज्यादा ध्यान ही नहीं गया। वहीं दूसरी तरफ न्यूट्रल स्पेन में, जहां वॉर टाइम मीडिया रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, वहां के न्यूज़पेपर्स ने फ्लू के बड़े बड़े आउटब्रेक्स को ऑपनली रिपोर्ट किया, जिनमें बड़े पब्लिक फिगर्स भी शामिल थे। बस इसी चक्कर में इस पैंडेमिक का नाम अनफेयरली स्पेनिश फ्लू पड़ गया। तो दुनिया भर में ये कैसे फैला? 1918 की स्प्रिंग और समर में फ्लू की पहली वेव पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में फैली, लेकिन मई आते आते कम होने लगी थी। पर यह अभी खत्म नहीं हुआ था। अमेरिकन ट्रूप्स, जिन्हें पता भी नहीं था कि वो वायरस कैरी कर रहे हैं, इसे अपने साथ यूरोप ले गए। और वो जो खचाखच भरे ट्रूप शिप्स थे ना, वो तो वायरस के इंक्यूबेटर्स बन गए। यूरोप पहुंचते ही वायरस एकदम से फटा और वॉर के दोनों तरफ के सोल्जर्स को अफेक्ट करने लगा। अलग अलग देशों में फ्लू को अलग अलग निकनेम्स भी दिए गए। 3 डे फीवर, पर्पल डेथ, ब्लिट्जक्टार या प्यूरुलेंट ब्रोंकाइटिस। नाम चाहे जो भी हो, रिजल्ट सबका सेम था। तेज बुखार, साइनोसिस, फेफड़ों में पानी भर जाना और अक्सर मौत। लेट समर तक वायरस दुनिया के लगभग हर कोने में पहुंच चुका था। ये यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिकाज में फैल गया। ये चाइना, इंडिया और फिलीपींस तक पहुंच गया। नेवल और मर्चेंट शिप्स इसे पैसिफिक आइलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया तक ले गए। कुछ एरियाज में इससे डेथ्स थोड़ी कम हुई, लेकिन दूसरी जगहों पर, खासकर इंडिजिनस पॉपुलेशंस यानी वहां के मूल निवासियों में, इसने तबाही मचा दी। अलास्का में तो पूरे के पूरे नेटिव विलेजेस ही खत्म हो गए। प्यूर्टो रिको तो एकदम डेवस्टेटेड था। पर बड़ी अजीब बात है कि स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पनामा कैनाल जोन पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया जैसे शहरों में डेथ टोल आसमान छू रहा था। फिलाडेल्फिया, जिसने वार्निंग्स को इग्नोर किया था और एक बड़ी पब्लिक परेड की थी, वहां कुछ ही हफ्तों में 13,000 मौतें हुई।
शहरों में कॉफिन्स कम पड़ गए थे। बॉडीज कई कई दिनों तक घरों में पड़ी रहती थीं। फ्यूनरल होम्स वालों की तो हालत खराब हो गई थी। कुछ केसेस में तो फैमिलीज को खुद ही कब्रें खोदनी पड़ी। जिंदगी एकदम ठप पड़ गई थी। पब्लिक में मिलना जुलना सब बैन हो गया था। बोस्टन में स्कूल्स और सोडा शॉप्स सब बंद कर दिए गए। नेशविल में तो चर्चेस तक बंद हो गए थे। शिकागो पुलिस को ऑन ऑर्डर था कि जो भी पब्लिक में छींकता या खांसता दिखे उसे अरेस्ट कर लो। डेस्परेशन साफ झलक रही थी। गरीब इलाकों में पूरे पूरे परिवार भूखे मर रहे थे, क्योंकि घर में कोई बड़ा इतना ठीक ही नहीं था कि खाना बना सके या पैसे कमा सके। एक नर्स ने बताया कि वो एक घर में गई तो देखा एक मां बेड पर लेटी थी, उसके साथ 2 जुड़वां बच्चे थे और उसी कमरे में उसका पति मरा पड़ा था। उसने 24 घंटों में सिर्फ 1 सेब खाया था। उस टाइम पे मेडिकल सिस्टम की तो बैंड बजी हुई थी। यूएस के 1/3 डॉक्टर्स तो देश के बाहर सर्विस दे रहे थे। नेशविल जैसी जगहों पर डॉक्टर्स और नर्सेस अपनी लिमिट तक खींच चुके थे और उनमें से कई तो खुद बीमार पड़ गए थे। नई नई ग्रेजुएट हुई नर्सेस, जिन्हें कोई खास रियल एक्सपीरियंस नहीं था, उन्हें अचानक से एकदम युद्ध जैसे खतरनाक हालातों में झोंक दिया गया। आखिर ये 1918 का इन्फ्लुएंजा इतना जानलेवा क्यों था? देखो, जो नॉर्मल सीजनल फ्लू होता है ना, वो हर साल थोड़ा थोड़ा बदलता है, जिसे एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं। लेकिन 1918 वाला स्ट्रेन तो भाई साहब, उसमें हुआ था एक जबरदस्त म्यूटेशन, जिसे एंटीजेनिक शिफ्ट कहते हैं। इतना ज्यादा कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम्स के पास उसका कोई तोड़ ही नहीं था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ऐसी ग्लोबल पैंडेमिक्स हर 10 से 40 साल में होती है, जब फ्लू वायरस में कोई बड़ा चेंज आता है। उस टाइम साइंटिस्ट्स भी बेबस थे। ना कोई असरदार वैक्सीन्स थी, ना एंटीवायरल्स, और वायरस के बारे में समझ भी बहुत लिमिटेड थी। फार्मा कंपनियां पागलों की तरह वैक्सीन ढूंढने में लगी थी। लेकिन जब तक फ्लू आइसोलेट हुआ, वायरस अपने आप ही गायब हो चुका था। स्पेनिश फ्लू रिसर्चर कर्स्टी डंकन, जो हंटिंग दी 1918 फ्लू की ऑथर हैं, उनके हिसाब से आज के टाइम में ऐसी ही पैंडेमिक और भी डेंजरस हो सकती है, हमारी इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया की वजह से। लोग घंटों में इंटरनेशनली ट्रैवल कर लेते हैं। कोई बंदा एशिया में वायरस कॉन्ट्रैक्ट करे, यूरोप में लैंड करे और सिम्पटम्स दिखने से पहले ही दर्जनों लोगों को इन्फेक्ट कर दे। लेकिन हाँ, मॉडर्न मेडिसिन ने काफी तरक्की कर ली है। सेंट जूड चिल्ड्रंस रिसर्च हॉस्पिटल के फ्लू एक्सपर्ट रॉबर्ट वेबस्टर कहते हैं कि अगर स्पेनिश फ्लू जैसा कोई वायरस लौटा तो अभी के एंटीवायरल्स जैसे टैमीफ्लू, रेलिंजा और फ्लूमिडीन इफेक्टिव होंगे। जेफरी टॉबिनबर्गर जैसे रिसर्चर्स ने जो नए जेनेटिक टूल्स डेवलप किए हैं, जिन्होंने प्रिजर्व टिश्यू सैंपल्स यूज करके 1918 वायरस के पार्ट्स को सक्सेसफुली सीक्वेंस किया था, उनसे वैक्सीन डेवलपमेंट महीनों के बजाय हफ्तों में शुरू हो सकती है। फिर भी वेबस्टर वार्न करते हैं कि सार्स की तरह नहीं, जिसे क्वारंटाइन और हाइजीन से कंटेन कर लिया गया था, एक इन्फ्लुएंजा वायरस शायद इतनी तेजी से फैलेगा कि वो मेथड्स अकेले काम नहीं कर पाएंगे। वैक्सीनेशन और तेजी से एंटीवायरल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिटिकल होगा।